ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक कुशल समाज और सही संगति इंसान का विकास करती है। जो हम देखते, सुनते, समझते हैं वही माहौल हमें बेहतर से बेहतरीन बनाता है। लेकिन कभी कभी माहौल खराब भी हो सकता है और ऐसे में इंसान का खुद पर काबू ही उसकी जीत होती है। और ये जीत की लड़ाई तब दुगनी हो जाती है जब दांव पर रिश्ते लगते हैं। और इसी कश्मकश और इन्हीं परिस्थितियों में अक्सर इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है जो कई बार जुर्म का रास्ता भी खोल देती है। आज देखते हैं रिश्तों के जाल में बुनी एक इंतहाई पेचीदा जुर्म की कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये क्या हुआ तुमका? नहीं अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा चोट कैसे लगी? चल इधर आ। अरे अनिल अनिल बैठो अनिल हमारी बात तो सुनो। अनिल अनिल कुछ नहीं हुआ हमें, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना है। कौन मारा तुमको? अनिल परेशान होने की जरूरत नहीं है तुमको। कुछ लोग यहाँ भी पहुँच गए ना। 2 मिनट शांत हो जाओ। अनिल रुको, शांत हो जाओ तुम। अरे भैया कहा भैया? तुम्हारी भाजी को चोट लगी, खून बह रहा है और तुमको कोई परवाह नहीं है। अनिल 1 मिनट, हम सब्जी काट रहे थे तो थोड़ी सी चोट लग गई, इतनी सी बात है और तुम इस बात का बवाल बना रहे हो। सब्जी काट रहे थे? हाँ तुम कंट्रोल रूम। सब हमारी जान को खतरा है साहब। सब हमें मार देगा साहब। कौन मार देगा? कहाँ हो तुम? साहब मैं थाने हाईवे खाड़ी के पास वाले जंगल में। साहब हमें बचा लीजिए साहब। हॅलो हॅलो हॅलो, ठाणे हायवेला जे जंगल आहे तिथे बाजूला एक खाडी आहे, तिथे एक माणसाला मारायची कोशिश केली जात आहे। तुम्ही प्लीज त्या लोकेशनवर लवकर पोहोचा। कंट्रोल रूम से फोन आया था कि किसी आदमी पे यहाँ जानलेवा हमला हुआ। सब हमारी जान को खतरा है साहब। सब हमें मार देगा साहब। जब मैं यहाँ पहुंची तो वो गाड़ी वहाँ खड़ी थी और ये पूरा सामान यहाँ बिखरा पड़ा था। बॉडी बुरी तरीके से जल चुकी है। मैंने इन दोनों की मदद से वो आग बुझा दी। कपड़ा हटा दो। सर अगर इसका पूरा सामान बिखरा पड़ा था मतलब इसने मरने से पहले काफी स्ट्रगल किया होगा। हो सकता है। सर इसका ड्राइविंग लाइसेंस, नाम अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा, गणेश नगर, खोड़बंद। गाड़ी चेक की, किसके नाम पर? किसी बलजीत शाह के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। पता कमल सोसाइटी का है। हो सकता है कि कातिल इस गाड़ी से आया होगा और इसे मार कर गया होगा। सवाल ये होता है कि अगर कातिल इस गाड़ी से आया है तो गाड़ी छोड़कर क्यों जाएगा? केस लूटपाट का भी तो हो सकता है। नहीं, लूटपाट का नहीं। लूटपाट होगी तो इतना सामान यहाँ छोड़ कर क्यों जाता? सर उसने मदद के लिए कंट्रोल रूम पे फोन किया था। इसका मतलब इसे पता था कि इसकी जान को खतरा है और कोई तो इसके पीछे पड़ा है। तो उसी ने इसे मार दी। हो सकता है। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तो इस अनिल मिश्रा के घर वालों को इन्फॉर्म करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई और ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही थी। इसका जवाब तो ये बलजीत शाह ही देगा। पापा आप भी ना सबका ख्याल रखते हो, अपना कौन रखेगा? ना बेटा, तेरा बच्चा। बलजीत शाह। जी हाँ मैं यूँ कहिए। बलजीत जी, कल रात को हमें एक आदमी की लाश मिली। उसके लाश के पास एक गाड़ी मिली जो आपके नाम पे रजिस्टर है। क्या आप किसी अनिल मिश्रा को जानते हैं? ड्राइवर था जी सादा, पर मेरी गाड़ी वहाँ मैंने नहीं पता जी किस तरह पहुँची। सर बहुत ही अजीब आदमी था, इतनी रैश ड्राइविंग करता था ना वो। तो चुप कर बेटा, मैं बताता हूँ।
देखो जी, अनिल कुछ दिनों से बहुत डरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसको उसकी जान का खतरा हो। और मेरी बेटी हेतल नू बड़ा घूर घूर के देखता था जी। देखो जी, हमारे यहाँ तो वो ड्राइवरी का काम करता था। बाहर उसने क्या रायता फैला रखा था ये सानू कोई नहीं पता। कल तो भाई मैंने उसे काम से निकाल दिया था। जी साहब। अनिल, तू गाड़ी की चाबी नीलेश को दे दे। और कुछ दिन पहले भी वो बुरी तरह पिटकर आया था। बलजीत जी, कल रात आप कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अपने घर पे आराम कर रहा था। और आप? ये भी घर पे थी। इसे तो ड्राइविंग ही नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गाड़ी की चाबी बिल्डिंग के वॉचमैन के पास रहती थी, जिसका नाम नीलेश है। और नीलेश की और अनिल की अक्सर झड़प हुआ करती थी। ये नीलेश और अनिल आपकी सोसाइटी में कब से काम कर रहे हैं? अनिल तो अभी 7-8 महीने पहले ही आया था, लेकिन नीलेश 4 साल से काम कर रहा था। तंग आ गया था मैं इस अनिल से। और तंग आकर आपने नीलेश की मदद से अनिल को मार डाला। ये आप क्या कह रहे हैं? और मैं भला उसमें क्यों मारूंगा? ठीक है, मैं नीलेश के डिटेल्स इनसे ले लेना और उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालना। सर, नंबर बताइए नीलेश। मोजी 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 मोजी। ये कुछ चीजें हैं जो हमें लाश के पास से मिली। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब आपके पति की? ये क्या हुआ तुमका? अरे अनिल, अनिल, अनिल हमारी बात तो सुनो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना है। कौन मारा तुमको? साहब, ये मेरे भैया की है। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा? उनका किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं था। मेरे भैया बहुत शरीफ आदमी थे साहब, अपने काम से काम रखते थे। ये नीलेश और अनिल के बीच अक्सर झगड़ा होता था? अनिल का नहीं मालूम साहब, पर ये नीलेश बहुत गुस्से वाला आदमी था। ये वॉचमैन लोग रहते कहाँ हैं? सर, ये पीछे बस्ती है ना, उसी में एक खोली है। सर, ये वाला है। देखो इनमें से नीलेश कौन है? उठाओ सबको। उठो, उठ। क्या हुआ साहब? नीलेश कौन है? सर, नीलेश तो कल से ड्यूटी से घर पे नहीं आया। मतलब इसे कोई बुरी आदत है? हाँ साहब, कभी कभार दारू पीता है। अनिल के बारे में क्या जानते हो? सर, अनिल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अनिल का और नीलेश का एक बार झगड़ा हुआ था। नीलेश के गाँव का पता है तुम्हारे पास? हाँ साहब, यूपी के प्रतापगढ़ के फुलिया गांव का रहने वाला है। पुलिस को मिली लाश और आसपास मिले सबूतों से यह साफ हो गया था कि यह लाश अनिल की थी। उधर नीलेश गायब था। क्या नीलेश अनिल की जान लेकर फरार हो गया था? सब ठीक हो जाएगा भाभी, मत रो। बैठो, पानी लाते हैं। ये लो भौजी, पानी पियो। क्या बात है भौजी, क्या एक्टिंग किया पुलिस वालन के सामने। अरे 2 मिनट खाटी तो हम चकपका गए थे एकदम, मान गए आपको। नफरत के लिए कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए। शायद अनिल नीलेश का कोई राज जानता हो, इसलिए नीलेश अनिल को मार के खुद गायब हो गया। फिर वो शाह की गाड़ी क्यों लेकर गया, और गाड़ी लेकर भी गया तो उसने गाड़ी वहां क्यों छोड़ी? कि ऐसा तो नहीं कि एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है वो। कीर्ति, तुम नीलेश की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसके लोकेशन की पता करो। तब तक हम लोग अनिल के घर वालों से मिल कर आते। हाँ जी ठीक है, रखती हूँ। अरे बहू, किसको फोन लगा रही हो? कुछ नहीं बाबूजी। कोनो परेशानी है का? बाबूजी, वो हमारे मायके से फोन आया था।
हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें बुला रहे हैं। तब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बाबूजी हम जल्दी लौट आएंगे। सर घर में कुछ नहीं मिला। अनिल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या उसको कोई परेशानी थी? हाँ साहब, वो कुछ दिन से बहुत परेशान थे, लेकिन अपनी परेशानी के बारे में वो किसी को बोले नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही वो घायल होके आए थे साहब। सरला अरे ये क्या हुआ? इतना चोट लग गया कैसे? बैठो। अरे बेखबरी से चल रहे थे, रास्ते में गड्ढा था, दिखा नहीं तो गिर गए। डॉक्टर को दिखा लिया है, पट्टी और इंजेक्शन कर दिया है। अब यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो चोट उन्हें गड्ढे में गिरने से लगी थी। अरे साहब जब हम लोग कुछ देखे ही नहीं तो कैसे बता दें? लेकिन साहब वो नीलेश कुछ दिन से भैया को बहुत ही परेशान किया था। ये नीलेश और अनिल एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं साहब, वो इसी नौकरी पे मिले थे। अनिल मुंबई कब आया था? साहब यही कोई 7 साल पहले। ठीक है। इस पूरे केस में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है जिसका दोनों से वास्ता पड़ता है, और वो है शाह। हो सकता है ये शाह इन सबको कठपुतली की तरह नचाता, या फिर अनिल इस शाह का कोई राज जान गया था। एक काम करो, इस शाह के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो ये नीलेश से कितनी बातें करता था। सर एक बात नोटिस की तुमने? मैं सवाल बीवी से पूछ रहा था, जवाब भाई दे रहा था। तो अनिल की कुछ दिनों पहले किसी के साथ मारपीट हुई थी, हो सकता है कि ये मारपीट करने वाला नीलेश ही। अगर नीलेश और अनिल की मारपीट हुई है और अनिल ने मारा है इसे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कत्ल के वक्त अनिल और नीलेश एक ही लोकेशन पे थे, शायद दोनों साथ में थे। कंट्रोल रूम में कॉल आने के बाद अनिल का फोन स्विच ऑफ हुआ, जबकि नीलेश का फोन उसके कुछ देर बाद ही ऑफ हुआ है। आखिरी कॉल किसे किया था? सर लास्ट कॉल यूपी के प्रतापगढ़ में किसी को किया है। तो नीलेश प्रतापगढ़ का रहने वाला है, लगता है गाँव भाग गया हो। यूपी पुलिस को इन्फॉर्म करो कि ये नीलेश के बारे में सब कुछ पता करे, और उन्हें कुछ पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करें। सर अरे क्या हुआ भौजी, काहे इतना रो रही है? थक गए पुलिस के सवालों से। ये डर मन में रखकर हम जी नहीं पाएंगे। हम अभी जाकर उसको। अरे भौजी तो तुमको कौन सा जिंदगी भर पुलिस का मुंह देखना है? अरे बस कुछ ही दिन का तो बात है। अरे हम तो तुमको अभी यहाँ से लिया के चल सकते हैं, और रुका बात, पुलिस हम पे शक करने लगेगी। अरे 2-4-10 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, फिर लिया चलेंगे तुमको। ठीक है, आप लोग नीलेश के घर पे नजर रखिए, और अगर वो घर पे आता है तो उसे उठा लीजिए और हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी सर, नीलेश घर पे नहीं मिला। आस पड़ोस में पूछताछ जारी है, और उसके बैकग्राउंड चेक में कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। मयकर, ये नीलेश अपनी बीवी को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। यूपी पुलिस को बोलो कि नीलेश की बीवी का मोबाइल सर्विलेंस पे डाल दो, और आने वाले हर कॉल पर नजर रखो। सरला का कहना है कि अनिल पट्टी बांधकर घर पर आया था, मतलब वो जरूर किसी क्लिनिक में गया होता। अनिल के सोसाइटी से लेके घर तक जितने भी क्लिनिक है वहां जाके पता करो उसने मरम पट्टी कहां से की थी। हो सकता है वहां से कुछ लीड मिल जाए। सर अनिल पर हमले की खबर मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के सभी क्लिनिक्स और इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी। शाह के बैंक अकाउंट से पता चला है कि 2 हफ्ते पहले शाह के अकाउंट से नीलेश के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, जबकि शाह के नीलेश को कोई पैसे देने बनते नहीं थे। ये शाह किस खुशी में पैसे बांट रहा है? हाँ कीर्ति बोलो। सर अनिल ने जिस क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया था उसका पता लग गया है। ठीक है सर, अनिल ने जिस क्लिनिक से ट्रीटमेंट लिया था उसका पता चल गया है। ठीक है कीर्ति, और तुम जाकर देख कर आओ। सर सर आगे एक चौराहे पे अनिल को बहुत गंदी तरह से मारा था। आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली कंप्लेंट तो उसने करनी चाहिए ना जिस पे हमला हुआ। मैंने उसको बहुत समझाया पर वो बिना बोले निकल गया।
उसे यहाँ लाया कौन था? आप जानते हो उसे? सर 4 रास्ते पे एक मेडिकल वाला है जो मुझे जानता है, वही लेकर आया। हाँ साहब, यही तो मार खा रहा था, और जो इसको मार रहा था ना साहब, उसके सर पे तो खून सवार था। क्या मारने वाला ये आदमी था? हाँ, ये नहीं, ये मारपीट हुई कर? ये आगे सर रोड पे। अगर नीलेश ने नहीं मारा तो और कौन हो सकता है? ये पूरा एरिया सीसीटीवी में कैप्चर हुआ होगा, शायद इससे कुछ हाथ लगे। इस कैमरा का फुटेज निकलवाओ। सर जुर्म अपनी कहानी खुद कहता है, लेकिन यहां जुर्म इस सफाई से किया गया था कि पुलिस के लिए भी चुनौती बन गया था, और जिस नीलेश पर इल्जाम था वो अब भी लापता था। सरला और टिंकू के बीच में आखिर क्या चल रहा था? टिंकू किस बात से खुश था और सरला किस बात से उदास थी? थक गए अब, ये डर मन में रखकर हम जी नहीं पाएंगे। पुलिस हर एक से पूछताछ कर रही थी। आप मुझसे जबरदस्ती कबूल करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको कातिल नहीं मिल रहा इसलिए? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं वहां नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पर आराम कर रहा था। ये सच है कि आप घर पर ही थे, लेकिन ये भी सच है कि अनिल को मारने के लिए आपने नीलेश को 10,000 रुपए दिए थे और आपकी गाड़ी भी। गाड़ी मैंने उसे पार्क करने के लिए दी थी। रही बात पैसों की, तो पैसे उसने मुझसे मांगे थे अपने बाप की आंखों के ऑपरेशन के लिए। उसने मांगे और आपने दे दिए। चैरिटी का बहुत शौक है क्या आपको? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उसके घर फोन लगा के पता कर दीजिए। वो तो हम पूछताछ करेंगे। हेलो, क्या सर? अनिल के घर में आग लगी। एक देश और तहकीकात के सिरे उलझते ही जा रहे थे। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा साहब, तब कल रात में चीली लेने आई थी, देखा तो सरला एकदम सदमे में थी साहब। सरला, थोड़ी सी चीनी देना। किचन में पड़ी है, खुद ले लो। तुम्हें कैसे पता चला ये जल चुकी है? मेरे बच्चे का बर्थडे था, साफ सफाई करके जब मैं वो यहाँ ऊपर क्या कर रही थी? अनिल के जाने के बाद सरला बहुत सदमे में रहा करती थी, यहाँ ऊपर आके घंटों रोया करती थी साहब। इसका एक देवर भी है, टिंकू, वो कहाँ है? पता नहीं साहब। मैं फॉरेंसिक को बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अरे भौजी, सरला भौजी, अरे कैसे हुआ? अरे कैसे हुआ? अरे भौजी! टिंकू, ये सब जब रात को हुआ तू कहाँ था? साहब, भैया के जाने के बाद भौजी को अकेले रखना ठीक नहीं लग रहा था। भौजी एकदम पगला गई थी साहब। जब सोचे कि जब भैया ही नहीं रहे यहाँ रह के क्या करेंगे, सोचे गांव लेके चले जाते। तत्काल टिकट कराने स्टेशन गए थे साहब। तुम्हारे भाई का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और तुम गांव जाने की तैयारी कर रहे हो। दोबारा पूछे बगैर शहर छोड़ के जाने की हिम्मत भी मत करना। पहले अनिल को जलाकर मार दिया गया, अब अनिल की बीवी सरला जलकर मर गई। एक ड्राइवर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? एक और बात, जब भी आदमी जलता है तो दर्द के मारे चीखता है, चिल्लाता है, झड़पड़ाता है। इन दोनों केसेस में ना ही इनकी किसी ने चीख सुनी है, ना ही चिल्लाना सुनी। हेलो, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। सर, अनिल की जिस एरिया में मारपीट हुई थी उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। तो सवाल यह है कि अनिल की इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? इसका जवाब तो ये शंभू ही देगा। तलाश करो, इसे उठाकर लेकर आओ। सर, जो बोला ना, अभी 17 तारीख को तेरा इंतजार करेगा। मैं तेरा बाप लगता है क्या? पकड़ो उसको। वहां से जाओ। साहब, काय को पीछे पड़े साहब? बैठ। क्यों मारा था अनिल को? मार क्यों रहा था अनिल को? 2 साल से अपन का छोटा भाई कैलाश घर नहीं आया है और अपन को पक्का मालूम है अनिल ने उसके साथ कुछ किया है। 2 साल पहले अनिल ही उसे अपने साथ लेकर गया था। कहाँ लेकर गया था? मेरा भाई केटी कैटरिंग में अनाज सप्लाई करता था। वहां उसकी मुलाकात केटी की बहन पूर्णिमा से हुई।
उन दोनों को आपस में प्यार हो गया, लेकिन ये बात केटी सेठ को मंजूर नहीं थी और उसने एक दिन अपने खास ड्राइवर अनिल को बोलकर कैलाश को घर बुलाया। शंभू भैया देखिए, आप नाराज मत हो, ना ही परेशान हो, जरा ये मामला ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, मैं आपको अपना पता दूंगा, एड्रेस दूंगा, आपको बुलाऊंगा भैया। अरे काय को इन बड़े लोग के चक्कर में पड़ता है कैलाश, ये लोग भरोसे के लायक नहीं होते हैं, बोलते कुछ और है और करते कुछ और। भैया देखो, अगर ऐसी बात होती ना तो पूर्णिमा मेरे लिए अपनी गाड़ी नहीं भेजती, अपना खास ड्राइवर नहीं भेजती। भैया मैं तुरंत पहुंचते ही आपको फोन करूंगा। वो दिन से आज तक अपुन का भाई घर नहीं आया है साहब। तो अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट तो तूने जरूर लिखाई होगी। कहाँ लिखाई मिसिंग कंप्लेंट? कौन से पुलिस स्टेशन में? साहब अपुन का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, अपुन को अच्छी तरह से मालूम था अगर अपुन पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस अपुन की फाइल खोल के बैठ जाएगी। जब कैलाश घर वापस नहीं आया तो मैंने केटी सेठ से बात की, मालूम वो क्या बोलता है, तेरा भाई जाने और अनिल जाने, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। उसके बाद अपुन ने पूर्णिमा से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन मिलने को नहीं पाया। अनिल ने भी केटी की नौकरी छोड़ दी थी। बस उस दिन से अनिल के पीछे कुत्ते के माफिक पड़ गया अपुन। एक दिन वो हाथ आया। किधर है? चल बता किधर है अपुन का भाई? बता तो भाई। अबे कब बताएगा, बोलना। उस दिन हिसाब नहीं कर पाया, तो इसलिए दूसरी बार मौका मिलते ही अनिल को जलाकर मार डाला। नहीं साहब, अपुन उसको मारना नहीं चाहता था, खाली इतना पूछना चाहता था अपुन का भाई किधर है। ए शंभू, ये रोने धोने का नाटक बंद कर, बहुत शातिर है तू। लेकिन तूने बताई हुई एक भी बात अगर झूठ निकली ना तो यही उल्टा लटका कर मारूंगा। पुलिस क्यों अनिल की 7 साल बीती जिंदगी की जांच में लग गई। अनिल और उसकी पत्नी सरला की हत्या हो चुकी थी, नीलेश गायब था। सवाल अब भी बड़ा ये था कि एक मामूली ड्राइवर की हत्या क्यों की गई थी और उसके पीछे क्या राज था। हेलो भाई साहब, दीदी का पर्स गिर गया था, उसे वापस करने आया। शायद वो डर गई थी। शुक्रिया। और कितने दिन चलेगा ये सब? तुम बोले थे कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, कब ठीक होगा? अनिल और कैलाश को तो तुम जानती ही हो। जी, अनिल मेरे भाई का ड्राइवर था और कैलाश भैया के कैंटीन में राशन सप्लाई करता था। जब भैया घर पे नहीं होते थे तो मैं भी उनका बिजनेस देखती थी। तभी मेरे और कैलाश के बीच में दोस्ती हो गई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं कैलाश से प्यार करती थी। जब भैया को इस बात का पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कैलाश को काम देना बंद कर दिया। लेकिन इससे हमारे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारा प्यार और बढ़ता गया। देखो ना कैलाश, भैया ने मेरी वजह से तुमसे माल लेना भी बंद कर दिया। अगर उन्हें पता चला कि हमें से छुप छुप के मिल रहे तो पता नहीं वो क्या करेंगे। क्या करेंगे? मरवा देंगे मुझे। विश्वास करती हो ना मुझ पर? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बेलगाम में मेरी एक अच्छी पहचान है, वहां पर रहने का इंतजाम हो जाएगा। हम दोनों यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कैलाश को मेरी जिंदगी से दूर करने के लिए भैया ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी और जब मैंने कैलाश को इस बारे में बताया तो हम दोनों ने भागने का प्लान बनाया। और कैलाश ने फ़ोन पे मुझे जहाँ मिलने के लिए बुलाया था, मैं वहाँ गई तो वो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तुमने तो ड्राइवर अनिल को भेजा था ना कैलाश को लाने के लिए। अनिल को? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मैं देर रात तक उसका इंतज़ार करती रही और जब वो नहीं आया तो मैं समझ गई कि उसने मुझे धोखा दिया है।
और जब रात को घर लौटी तो भैया को सब सच बताने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। भैया भैया मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देख मेरी बात सुन, देर से ही सही लेकिन तुझे अकल तो आई। देख तेरा भाई ऐसे घर में तेरी शादी करेगा, पूरा शहर याद रखेगा कि केटी के बहन की शादी हुई। उसके बाद भैया ने मेरी शादी करा दी और मैंने हमेशा के लिए कैलाश को अपने दिमाग से निकाल दिया। माइकर, इन दोनों को जानती हो? मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। ठीक है। हो गया। मैडम खुले पैसे तो ले लो। वो किससे मिल रही थी? अनिल, नीलेश और टिंकू कहाँ थे? तो क्या ये सारा खेल नीलेश और टिंकू खेल रहे थे? पुलिस के सामने सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे। देखिए मस्के साहब, आप लोग सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अनिल मेरा एक वफादार और एक ईमानदार ड्राइवर था। मैं खुद उसे यूपी से मुंबई लेके आया था काम के लिए। केटी साहब, तो ये आपका ईमानदार और वफादार ड्राइवर अनिल जो था वो खुद नौकरी छोड़ के गया था या आपने निकाल दिया था उसे? खुद गया था भाई, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। और ये कैलाश, उसे क्यों कैलाशवासी कर दिया? कहाँ भेज दिया उसे? 3 साल पहले हमारी कंपनी के लिए फूड और खाने का सामान सप्लाई करता था, लेकिन उसका कस्टमर्स का बड़ा कंप्लेन आने लगा मिलावट के लिए। भाई हम लोग ईमानदार काम करते हैं एकदम ईमानदारी से। बस मैंने उसे माल लेना बंद कर दिया, सिंपल। ये माल में मिलावट करता था या रिश्तों में मिलावट करता था? बस के साहब आप कहना क्या चाहते हैं? पूर्णिमा आपकी बहन, उसके साथ कैलाश का अफेयर था जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए आपने आपके ड्राइवर अनिल को उसे बुलाने के लिए भेजा था और कैलाश को मार डाला। ये बात अनिल को पता थी, अनिल आपको ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए आपने अनिल को भी मार डाला या तो मरवा दिया। मस्के साहब, आप इंस्पेक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर में आके कुछ भी कहते रहेंगे। एक आसान सा सवाल पूछा है, आसान सा जवाब दे दीजिए। मानता हूं मैं कि पूर्णिमा और कैलाश का रिश्ता मुझे पसंद नहीं था। वो मेरी बहन से नहीं, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था, इसीलिए मैंने उसे लात मार के भगा दिया। अनिल को क्यों भेजा था कैलाश को बुलाने के लिए? सर मैं कैलाश की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता, मैं क्यों भेजूंगा उसे? और अनिल और कैलाश का झगड़ा आप उन दोनों से जाके पूछिए ना। इसे जानते हैं? नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आऊंगा। वेलकम। इस केस में हर कोई अपना दामन झटक रहा है। इस केस में हम घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। ना ही नीलेश का पता चल रहा है, ना ही अनिल के कत्ल में कोई हमें सुराग मिल रहा है। ये कातिल जो भी है बहुत ही शातिर है। रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा ये केस अब उम्मीदें लेकर आ रहा था, वो दिशा जिसकी तरफ पुलिस का ध्यान अभी तक गया ही नहीं था। सवाल कम नहीं हुए थे बल्कि और बढ़ गए थे। और सरला के बदले किसे जलाया गया था? नीलेश कहाँ था और कैलाश कहाँ लापता था? क्या ये वाकई में जुर्म का जाल था जिसमें फंसकर मासूम जिंदगियां बर्बाद हो रही थी? क्या ये जाल पुलिस के लिए भी जटिल होने वाला था? और कौन बुन रहा था ये जाल? शंभू, केटी या फिर खुद नीलेश? सर, नासिक में एक रोड एक्सीडेंट में इस औरत की मौत हो चुकी है। सर बॉडी क्लेम करने कोई आया नहीं तो उन्होंने ये फोटो सर्कुलेट करवाई। सर ये कोई और नहीं, अनिल की बीवी सरला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत रात को 7 से 9 के बीच हुई है, जबकि कंट्रोल रूम में फोन रात 9:30 बजे गया था। सर ये भी तो मुमकिन है कि अनिल ने अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए नीलेश को मारा और फिर शाह को बचाने के लिए उसकी गाड़ी वहां रख दी। हो सकता है मौत शराब में जहर मिलाने से हुई। मगर ताज्जुब की बात है कि उसने बॉडी को जलाया क्यों और आसपास सारी पहचान की चीजें बिखरा कर रख दी थी, जबकि कातिल बॉडी को जलाकर वहां से भाग सकता था। उसने कंट्रोल रूम फोन किया और मौका वारदात पर पुलिस को क्यों बुलाया? शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए। पॉसिबल। सर नासिक में एक रोड एक्सीडेंट में इस औरत की मौत हो चुकी है। सर बॉडी क्लेम करने कोई आया नहीं तो उन्होंने ये फोटो सर्कुलेट करवाई।
सर ये कोई और नहीं, अनिल की बीवी सरला है। राकेश, ये सरला कहाँ रहती थी, कुछ पता चला? नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की, लोगों को पूछा तो पता चला कि औरत मार्केट में पागल की तरह घूमती थी। किसी को भी नहीं पता कि औरत रहती कहाँ थी। हेलो, ठीक है, ओके सर। टिंकू का फोन ट्रेस हो गया है, इसकी एक्टिव लोकेशन नासिक के MG रोड की। सर ये एरिया तो पास में ही है। चलो। अरे हाँ, बोल रहा है ना कल आ रहा है तुमसे मिलने। चलो बात करते हैं। टिंकू सर, ये तो अनिल है। क्या? ए अनिल उठ चल। हाँ मिला तो तुझे सरला से, उठा के लेके चलो इसे। बताते साहब। बोलो। साहब हम बहुत मुसीबत में थे साहब, इन्हीं सब नाटक करना पड़ा साहब। हम अपने लिए कुछ नहीं किए साहब, जो कुछ नहीं किए भैया के लिए किए साहब। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हैं आप? बताइए ना, कुछ तो बताइए हमें। अरे भैया बताइए क्या हो गया? अरे इतना घबरा गए थे आप? अरे बताइए, काज ने हम ही कौन सॉल्यूशन निकाल दें। वो कहाँ? कैलाश के खून में हम भागीदार हैं। वो कब भाई शंभू गुंडा है, तो हमें कैलाश के साथ आखिरी बार देखा था। हमारे पीछे पड़ा है, कोनो भी दिन हमें मार देगा, नहीं तो पुलिस में चला जाएगा और हमें फांसी हो जाएगी। हम मरना नहीं चाहते। भैया एगो बात कहें, इससे पहले कि पुलिस आपको फांसी चढ़ा के मारे, आप खुदे मर जाइए। सब बता रहे, सब बता रहे साहब। कैलाश के भाई शंभू से बचने के लिए हम ये नाटक किए थे साहब। कैलाश क्यों मारा था? पूर्णिमा को पाने के लिए? नहीं साहब, वो तुम्हारी मालकिन थी, उनके बारे में से सोचते तो भी पाप होता, पर कैलाश हमरे जैसा नहीं था साहब। गलती किया साहब। केटी साहब बोले थे कि दूर रहो हमारी बहन से, पर वो नहीं माना, चोरी चोरी मिलता रहा उनसे साहब। जब केटी साहब को पता चला तो उनने मालकिन की शादी दूसरी जगह तय कर दी साहब। पर जब तक मालकिन कैलाश के साथ भागने की प्लानिंग कर चुकी थी साहब। कैलाश कहाँ हो तुम? कैलाश प्लीज तुम कुछ करो, भैया मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी पर ये शादी कभी नहीं करूंगी। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती कैलाश। मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ कहाँ आना है? केटी साहब हमको कैलाश को भिवंडी वाले गोडाउन में लाने को कहे थे, तो हम कैलाश को मालकिन से मिलवाने के बहाने गोडाउन ले गए। यहाँ कहाँ आ रही है अनिल? पूर्णिमा आ रही है, यहीं पे आ रही है। झूठ बोल रहे हो अनिल मुझसे? अरे नहीं बोल रहे झूठ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे हम पे भरोसा। अरे अनिल छोड़ो मुझे। अरे हम पे भरोसा नहीं है तुमको। अरे अनिल क्या है? अनिल मुझे छोड़ अनिल। आ रही है ना, छोड़ मुझे। पहले उसके भाई से तो मिल ले। केटी साहब हरामखोर, केटी साहब नहीं तेरा काल। इसकी लाश को ठिकाने लगा दे, ज्यादा सोच मत। जी कैलाश की लाश को हम वहीं गोडाउन के पास दफना दिए साहब। और ये सरला की मौत का नाटक क्यों किया? उसकी जगह पे किसको मारा? साहब सच में गांव जाने वाले थे, एक रात पहले नीलेश की बीबी को अपने पति के बारे में पूछताछ करते हुए देखे। अनिल भैया को बचाए खातिर जौन कुछ भी किए, सरला भौजी को उसको बाद में बहुत पछतावा होने लगा। उस सदमे में रहने लगी थी साहब। ऐसे में अगर बिंदु घर आ जाती तो पता नहीं क्या हो जाता।
फिर हमको सरला भौजी को भी निकालने का रास्ता मिल गया, इसलिए हम खुद बिंदु भौजी को घर ले आके उसको जहर देके मार दिए साहब। भाभी, बिंदु भाभी, बिंदु भाभी उठिए, बिंदु भाभी, अरे ये क्या कर दिया इनको? बिंदु भाभी आंखें खोले, बिंदु भाभी। केटी साहब बोले थे कि किसी को पता ना चले, लेकिन जम्मू में आखिरी बार उसके साथ देख लिया था साहब। वो हमारे पीछे पड़ा था साहब, ढूंढ रहा था, और एक दिन हमें बाजार में देख लिया साहब, बहुत मारा साहब, और ये जान को बहुत खतरा था साहब। खुद की जान बचाने के लिए तूने किसी दूसरे निर्दोष को मार डाला। कौन था वो? नीलेश था ना? हाँ साहब, नीलेश हमारी कदकाठी का था, उसे मारने का प्लान बनाया। हमने टिंकू को भेजा कि हमारी तरफ से जाकर उससे माफी मांग ले। तुम अनिल भैया से गलती हो गई, हमको माफी मांगने के लिए भेजे आपसे। देखो गलती वलती जो है ना वो अपना जेब में रखो, समझे? और हमको इतना कमजोर बिल्कुल मत समझना, ऐसा लपड़ मारेंगे ना बत्तीसी बाहर आ जाएगी, समझे? अच्छा, मारने से आपको शांति मिलेगा? लीजिए मार लीजिए, मार लीजिए, मार लीजिए, अरे मार लीजिए ना। ए नीलेश भैया, चलो ना सेठ का गाड़ी निकालो, चलते हैं। अरे अनिल भैया बहुत ही शर्मिंदा है, अब पता है पार्टी वार्टी का पूरा इंतजाम किए हैं। हमको बोले हैं कि नीलेश को लेके ही आना, वरना मत आना। चलो चलते हैं ना सब। फिर हम उसको अनिल भैया से मिलाने के लिए ले गए। माफ कर दे यार, भाई जैसे दोस्त पे हाथ छोड़ दिया यार, हम माफी दे दे यार। अरे हम तुमको कब का माफी दे चुके हैं, अब तो हमें शर्मिंदा काहे कर रही है बताइए? देखो हम लेट हो रहे हैं, क्या है कि सेठ जी का गाड़ी लेके आए हैं, वो ढूंढेंगे। ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे, पहले दो जान तो हो जाए दोस्ती के नाम। लो कहाँ है? ये रहा, चलो चीयर्स। फिर हम और अनिल भैया उसको एक सुनसान जगह पे लेके गए। बस बस। साहब हम सरला के साथ एक सुखी गृहस्थी बिताना चाहते थे साहब, और सब कुछ ठीक भी चल रहा था साहब। पर वो कहते हैं ना, भगवान यहाँ का यही दिखाता है, और ऐसे एक दिन आग देख के भागी। अब जिंदगी भर दोनों यहीं जेल में सड़ना, पर टेंशन मत लो, तुम दोनों को कंपनी देने के लिए तुम्हारे मालिक केटी को भी मैं जल्दी भेजूंगा। मुझे मिलावट पसंद नहीं है ना, हमें छूट पसंद नहीं। ले चलो इसे। अपनी जान बचाने के चक्कर में अनिल ने पहले नीलेश और फिर उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस पाप का बोझ वो उठा नहीं पाया। वजह बड़ी साफ थी, ये लोग इंसानियत भूल गए थे और सभ्य समाज में रहकर भी वहशी साबित हुए। सभी ने अपने रिश्तों की बेहतरी के लिए गलत रास्ता चुना, और साथ ही केटी को भी कैलाश के कत्ल के जुर्म में दोषी पाया गया। एक बूढ़ा लाचार बाप अपने इकलौते बेटे और अपनी बहू को खो चुका था। रिश्तों को बनाए रखने और निभाने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है, सही और गलत की कसौटी पर खरे उतरना पड़ता है, वरना मोह का, प्यार का हवाला देकर जुर्म करने वालों की कमी नहीं है, फिर चाहे रिश्ता कितना भी नजदीक का क्यों ना हो। सर ऐसा देखा गया है कि लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, उम्मीदें भी बड़ी बड़ी बांधते हैं, लेकिन रास्ता गलत चुन लेते हैं और तब जिंदगी अजब बन जाती है। और कई बार बेहतर जिंदगी जीने का सपना जुर्म की शक्ल ले लेता है और ये जिंदगी बदतरीन अंजाम का शिकार बन जाती है।
हाँ पुलिस, एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया सर। सर सांसें चल रही है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ओके सर। सर हिट एंड रन का केस लगता है। इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, कुछ देखा है क्या किसी ने? सर हाँ मैम, मैंने फोन किया था आपको। एक सफेद रंग की एसयूवी काफी तेजी से आई, उस बेचारे को उड़ा के निकल गई। ड्राइवर का चेहरा देखा था? ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ देख ही नहीं पाया। शायद एक प्रेग्नेंट औरत बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी। औरत? और अब उसी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया गया था। लोगों का कहना था कि इस गाड़ी को एक गर्भवती महिला चला रही थी। तो क्या ये महिला और उसका परिवार इस किडनैपिंग केस में भी शामिल थे? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर सोचा समझा अपराध? हमने अक्सर देखा है कि मुजरिम अपना जुर्म दोहराते हैं, लेकिन ये एक ऐसी वारदात थी जिसमें गाड़ी दोहराई गई थी। एक ऐसा विचित्र केस था जिसमें मुजरिम वो नहीं थे, लेकिन गाड़ी वही थी। दो अलग अलग वारदातों में एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कई सवाल खड़े कर रहा था। नंबर याद है गाड़ी का? गाड़ी का पूरा नंबर तो नहीं देख पाया, पर लास्ट की 2 नंबर मुझे याद है, 7 और 9। 7 और 9, ठीक। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें थाने बुलाएंगे। रेशमा एक काम करो, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी यहाँ से किस तरफ गई पता करो, मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। सर हेलो सर, धर्मपुरा रोड के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, विक्टिम जिंदा है, हमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया। ठीक है, तुम पहुँचाओ, मैं यहीं आता हूँ। विक्टिम की पत्नी है। आपके पति की किसी से दुश्मनी थी या फिर किसी से कहा सुनी या किसी पर शक हो आपको? हम गरीब आदमी हैं सर, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पता नहीं कौन हमारे आदमी को टक्कर मार गया। डॉक्टर, एक्सीडेंट पेशेंट की हालत कैसी? मल्टीपल फ्रैक्चर है, काफी ब्लीडिंग हुई है। अगर विक्टिम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो शायद रैंडम हिट एंड रन केस भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर निशाना बनाया और उसकी पत्नी को मालूम नहीं। शहर में जितने भी वाइट एसयूवी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन में 7 और 9 है, उनकी लिस्ट निकलवाओ। चलो एक काम करो, तुम लोग सब यहाँ पे पूछताछ करो। यस। सुनिए, हमें एक औरत की तलाश है जो व्हाइट एसयूवी में आई थी। वो एक्सीडेंट करके भागी है। आपने ऐसी कोई औरत देखी यहाँ पे? जी मैम, कुछ देर पहले एक वाइट एसयूवी यहाँ पर मेरे दुकान के सामने आके रुकी थी। उसकी ड्राइवर को लेडी थी। मैडम वो लेडी प्रेग्नेंट थी, मेरे यहाँ कुछ दवाइयाँ लेने आई थी। मैडम ये मेडिसिन मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, एक पानी का बॉटल और कुछ प्रोटीन बार्स दे दीजिए। हाँ, पानी और कुछ हेल्थ बार्स वगैरह लेके गई। यहाँ पे आसपास कोई और मेडिकल स्टोर है या कोई क्लिनिक? मैडम ये आसपास तो कोई मेडिकल नहीं है, लेकिन आगे एक अंसारी रोड पे मैटरनिटी क्लिनिक है, शायद वहाँ गई। थैंक यू। सर रेशमा ने बताया कि वो सफ़ेद एसयूवी कोई 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत चला रही थी। सर कंट्रोल रूम से भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी वेरीफाई करके कहा कि शहर में सिर्फ 3 ही ऐसे सफ़ेद एसयूवीज़ हैं जिनके आखिर में नंबर 7 और 9 है, और घर वालों से पता चला है कि उनके वहाँ कोई प्रेग्नेंट औरत भी नहीं है। एक्सीडेंट के समय उनकी गाड़ियाँ कहाँ? सर उन्होंने वेरीफाई करके कहा है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ियाँ घर पे थी, किसी भी गाड़ी में कोई डेंट भी नहीं है, किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड ना हो। इस देश में ना जाने ऐसे कितने सफ़ेद एसयूवीज़ होंगे, हम एक एक करके चेक करने बैठेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। खुराना वो गाड़ी 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत चला रही थी, मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। रेशमा से कहो कि 8-10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मैटरनिटी क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स हैं सब में पता करेंगे। सर पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक से पूछताछ शुरू की। एक्सक्यूज मी, मेडिकल स्टोर कहाँ है? भैया ये मेडिसिन दे दीजिए। सुनिए। हाँ मैम। क्या आपने यहाँ पे कुछ देर पहले एक प्रेग्नेंट औरत को आते हुए देखा है, एक वाइट एसयूवी में? हाँ मैम, आई थी। वो हमारे मेडिकल स्टोर के बारे में पूछ रही थी। कहाँ है ये आपका मेडिकल स्टोर? मैम आगे से लेफ्ट। थैंक यू। वेलकम। अरे रघु, तुम्हें पता है आज हॉस्पिटल में पुलिस आई है। तो क्या हुआ, यहाँ तो रोज का काम है। बस दे दीजिए, हो गया ये लीजिए। एक्सक्यूज मी,
यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई प्रेग्नेंट औरत आई थी? हाँ मैम, एक औरत आई थी, जल्दी जल्दी वो मेडिसिन का अपना पर्चा भूल गई। अच्छा। शिल्पा यादव, डॉक्टर राधिका गुप्ता, दिलशाद गाड़ी। जी हाँ मैडम, ये शिल्पा मेरी ही पेशेंट है। इनके पति का नाम जयंत है। यहाँ एमजी रोड के पास मंदिर के सामने कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहती है। हेलो सर। हाँ, उस प्रेग्नेंट औरत के घर का पता चल चुका है। तुम लोग वहाँ पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं। जयंत और उसकी बीवी शिल्पा यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, यहीं रहते हैं, पहले माले पर सर। क्या हुआ साहब? ये जैन का ही घर है ना? हाँ साहब। जैन मिल गए क्या? क्या मतलब? वो 3-4 दिन से गायब है, इसके लिए उसकी वाइफ ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई हुई है। सर, मैंने क्रॉस चेक कर लिया, शिल्पा के पति पिछले 3 दिनों से गायब है। शिल्पा ने मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी, ये रही रिपोर्ट की कॉपी। ये चक्कर क्या है? पहले उसका पति गायब होता है, फिर हफ्ते भर बाद शिल्पा हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद पुलिस से चिपटी फिर रही है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जयंत 15 जून को आखिरी बार राजनगर गाजियाबाद में देखा गया था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। पर अब शिल्पा गायब है। सर, वो समझ में नहीं आ रहा, एक 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत एसयूवी लेकर कहाँ जा रही थी? वो किसी से भाग तो नहीं रही थी, और शायद इसी चक्कर में उससे एक्सीडेंट हो गया हो। शिल्पा के घर का सर्च वारंट निकलवा, शायद वहाँ से कोई क्लू मिले। हाईवे पेट्रोल से गाड़ी की कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। अरे अरे शिल्पा, क्या हुआ? आंखें बंद रखना। हाँ ठीक है। चलो खड़े हो जाओ। अरे हुआ का ही तो बताओ। अब आंखें खोलो, खोल के देखो। अरे तो वो है। हाँ, पॉजिटिव है बिहारी बाबू, अब आप पापा बनने वाले हैं। साधारण से दिखने वाले इस केस में आगे चलकर कत्ल और कई और संगीन अपराध जुड़ने वाले थे। पुलिस के लिए उलझनों का जाल बुना जाने वाला था। और आखिर इस सब का एक गर्भवती महिला से क्या ताल्लुक था? पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह से होता है। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन शिल्पा और जयंत के बीच का तनाव अपनी चरम सीमा पार कर गया था। और जयंत का गाजियाबाद से क्या ताल्लुक था? पूरे घर में अच्छे से सर्च करो। सर। लगता है काफी जल्दी में सामान पैक करके घर छोड़ा। पूरे कमरे की अच्छे से तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। सर। खुराना अगर ठीक से समझने की कोशिश की जाए तो एडवांस स्टेज में 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत फरार। जो एक्सीडेंट उसने किया था अब तक ये पता नहीं चला है कि वो हिट एंड रन है या फिर जानबूझ कर किया। जिस आदमी को टक्कर लगी थी वो अब तक जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और इस औरत और उस आदमी का कोई कनेक्शन भी समझ में नहीं आया। इस औरत का पति गायब है और उस बेडरूम की हालत कुछ और ही कह रही है। एक बात तो पक्की है, ये केस जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं। सर, क्या इस सब के पीछे शिल्पा के पति जैन के गायब होने से तो कोई कनेक्शन नहीं है? जैन मिल गए क्या? 3-4 दिन से गायब है, इसके लिए उसकी वाइफ ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई हुई है। हो सकता है, और शिल्पा का भी हो सकता है। शिल्पा और जैन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकल गए। इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ तो जरूर ऐसा हुआ है कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची। पता करो कि ये घर किराए का है या फिर खुद का। सारे एंगल चेक करो। सर, पूरे घर की तलाशी ले ली, लेकिन हमारे काम की कोई चीज नहीं मिली है। ठीक है, आस पड़ोस में पूछताछ करो, देखो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर।
सब दिखने में तो अच्छे भले लोग थे, 2 साल पहले आए हुए थे नई नई शादी करके। शिल्पा दिल्ली की थी और जयंत बिहार का था। सब लव मैरिज की थी, इसके अलावा कुछ नहीं पता। सर जब से यहाँ रहने आए हैं तब से मैं इनके घर में काम करती हूँ। दोनों में आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। अरे शिल्पा, गाड़ी की चाबी देखिए क्या मेरे? देख नहीं रहा क्या? यहाँ रखी है। गाड़ी के लिए तो पूरा टाइम है ना तुम्हारे पास, और अपनी बीवी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। क्योंकि गाड़ी दिन भर चपड़ चपड़ करके हमारा दिमाग नहीं खाती। देखो जैन, फालतू बकवास मत करो मुझसे, समझे? तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझसे झगड़ा करने का। तो अगले बार से आरती करेंगे हम आपकी। अभी फोनवा में घुसी थे ना, घुसे रहिए। इन झगड़ों की वजह मालूम नहीं सर। अच्छा, ये गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ियाँ तो जेंट्स साहब ही चलाते थे, कुछ दिनों से मैडम चलाना शुरू की है। अच्छा, ये शिल्पा का नंबर होगा तुम्हारे पास? नहीं सर। नंबर ले लो। जयंत और शिल्पा की शादीशुदा जिंदगी में पनपती तकलीफें अब एक एक करके सामने आने लगी थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे। जयंत कहाँ गायब था? शिल्पा अपने गर्भ के इस नाजुक मोड़ पर कहाँ जा रही थी? वो अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी को क्यों खतरे में डाल रही थी? उसका मकसद क्या था? उसने अपनी गाड़ी को साफ करके क्यों छोड़ दिया था? वो अपने किस जुर्म पर पर्दा डालना चाहती थी? सब मान लेते हैं कि पति पत्नी के बीच रिश्ता कुछ सही नहीं चल रहा था, लेकिन शिल्पा ने जयंत की मिसिंग रिपोर्ट भी तो लिखवाई थी। लोग अपने ऐप छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं खुराना। हो सकता है कि ये कंप्लेन महज एक दिखावा। हमें शिल्पा और जयंत तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। हॉस्पिटल से क्या खबर? सर अभी तक होश नहीं आया। शिल्पा का फोन ट्रेस करो और उसकी करंट लोकेशन पता करो। उसकी गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? सर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से हमें गाड़ी का नंबर तो मिल गया। गुड। दिल्ली और गाजियाबाद में उन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस इशू करवा दो। सर। भैया जी प्लीज बस स्टैंड छोड़ दीजिए। सर, शिल्पा की लोकेशन नेशनल हाईवे 44। हम छानबीन कर रहे हैं। खुराना, इस वक्त हमारे पास सवाल बहुत सारे और जवाब एक भी नहीं। सिर्फ एक लीड है, गाजियाबाद, जहां जयंत की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई थी। सर जयंत एक छोटी सी गारमेंट कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। उसका ज़्यादातर काम दिल्ली में ही था। अब तक जयंत के साथ गाजियाबाद का कोई कनेक्शन नहीं निकला, लेकिन आई विटनेस के हिसाब से शाम के करीब 4 बजे उसे गाजियाबाद के लिए बस अड्डे से बस पकड़ते हुए देखा गया। उसके बाद सर फिर वो राजनगर के 10th ब्लॉक मार्केट से शिल्पा को कॉल करता है, लेकिन शिल्पा उसका फ़ोन नहीं उठाती। फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद से हमारे पास कोई जानकारी नहीं है सर। इसका मतलब ये है कि हमें ये भी पता नहीं है कि शिल्पा दिल्ली में ही है या फिर शायद वो भी गाजियाबाद भाग गई है। खुराना, कहीं ये दोनों पति पत्नी का प्लान तो नहीं? हेलो, ओके ठीक है, थैंक्स। सर गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से फोन था। जैन की गाड़ी के लिए हमने जो लुकआउट नोटिस इशू किया था, उससे एक शॉकिंग चीज सामने आई है। सर ये है सब इंस्पेक्टर वर्मा, पटना पुलिस से। हेलो। जिस सफेद रंग की एसयूवी कार की आपको तलाश है, सेम नंबर की कार की तलाश ये भी कर रहे हैं। जयंत और शिल्पा का पटना से क्या कनेक्शन? सर आपको जिस गाड़ी की तलाश है, उस गाड़ी से पटना में एक लड़की को किडनैप किया गया है। क्या मतलब? सर आकांक्षा नाम की 24 साल की लड़की 20 मई को पटना के दानापुर एरिया से उठाई गई थी। सर आई विटनेसेस ने कंफर्म किया है। गाड़ी का मॉडल नंबर, गाड़ी का नंबर और गाड़ी का कलर। आप जिस गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो यही गाड़ी है। सर जब हमने उस गाड़ी का नंबर आरटीओ से कंफर्म किया तो पता चला कि वो गाड़ी किसी मिस्टर गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड है, और जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो सर मैं किसी जयंत यादव को जानता ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पास तो कभी कोई सफ़ेद एसयूवी कार थी नहीं, और तो और सर मैंने कभी कोई गाड़ी ऐसी बेची ही नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आपकी गाड़ी के पेपर्स नकली है? जी हाँ सर, किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ किया। आप चाहे तो आरटीओ से वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा इन सब से कोई लेना देना है ही नहीं। पहले जयंत गायब हुआ, फिर एक संगीन एक्सीडेंट या कत्ल की कोशिश का मामला सामने आया, और अब ये राज खुला। आखिर ये माजरा क्या था? पुलिस इन सारी उलझनों को सुलझाने में लगी हुई थी। सर ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पहले जयंत की गाड़ी से एक लड़की की किडनैपिंग हो जाती, फिर जयंत खुद गायब हो जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ करके जयंत खुद ही अंडरग्राउंड हो गए हो? मुझे आकांक्षा किडनैपिंग केस की सारी डिटेल्स चाहिए। पटना पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं उनके नाम, किडनैपिंग के दिन और वक्त, जयंत की लोकेशन। पता करो कि उस दौरान वो कहाँ था और किस किस के टच में था। सर ये जयंत और आकांक्षा के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा था?
ऐसा भी तो हो सकता है कि जयंत और आकांक्षा मिलकर कहीं गायब हो गए, या फिर शिल्पा ने गायब करवा दिया। इस शिल्पा की भी पूरी हिस्ट्री निकालो। मुझे इनके पैदा होने से लेकर गायब होने तक की हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। सर देखो, तुम्हारे लिए रात गई बात गई, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बस तुम मुझे कभी छोड़ना मत। तुम जैसा कहोगे, जो कहोगे वो मैं करूँगी। देखना, मैं तुम्हें इतना 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 प्यार करूँगी कि तुम बहुत खुश रहोगे। बिलीव मी। सर, जयंत की माँ शांति देवी आई है पटना से। बुलाओ उन्हें। ओके सर। जयंत के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो मई में पटना में था। क्या वो आपसे मिलने आया था? हाँ साहब, वो सिर्फ हमको मिलने के लिए नहीं आया था। वो कहा है ना, मुजफ्फरनगर में हमारी जमीन है, उसको बेचने के इरादे से आया था। बिटवा, ई लो चाय। देख बिटवा, ई जमीन जायदाद के सौदे चरने फिरने से नहीं होते हैं, और इसे गांठ मार के मत बैठ जाना। अगर ये जमीन नहीं बिकी तो क्या करोगे? अरे मैं क्या बात कर रही हूँ, कैसे नहीं बिकेगी जमीन? जरूर बिकेगी, और अगर नहीं भी बिकी ना तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, तुम चिंता ना करो। लेकिन अम्मा कैसे भी करके ना हमको अपने बउआ का भविष्य सुरक्षित करना है, और शिल्पा के लिए गाड़ी भी लेनी है। ये सब जरूरी है ना अम्मा? बहुत प्यार करता है अपनी शिल्पा को, अपने होने वाले बउआ के लिए बहुत चिंतित था, अच्छी जिंदगी देना चाहता था उनको। क्या आपको लगता है कि शिल्पा ने जयंत के साथ कुछ किया? नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग के शादी किए थे घर वालों की मर्जी के खिलाफ। वो ऐसा क्यों करेगी? एक तरफ पुलिस को जयंत के आकांक्षा के अपहरण में शामिल होने के सबूत मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ गैर जिम्मेदार दिखने वाला जयंत अपने आने वाले बच्चे की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए फिक्रमंद था। तो क्या उसकी जमीन की सौदेबाजी से कोई राज जुड़ा था? उसका दूसरा प्लान क्या था? ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में कि पति गायब और पत्नी दर-दर की ठोकरें खा रही थी? लेकिन यह तो साफ था कि जैसा दिखाई दे रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। सर, शिल्पा की व्हाइट एसयूवी उस्मानपुर फॉरेस्ट के पास खड़ी हुई है। शिल्पा ने अगर गाड़ी छोड़ दी है, इसका मतलब वो अब तक दिल्ली में ही थी, और अब उसके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। पता करो कहीं वो अपने माँ बाप के यहाँ तो नहीं गई। मैंने कंफर्म किया, वो अपने माँ बाप के वहाँ नहीं गई है। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नजर रखो, और रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर उसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ, और आसपास के हॉस्पिटल्स पर भी नजर रखो। सर। सर, हर जगह पे पूछताछ कर ली, पर शिल्पा और जयंत का कहीं पे पता नहीं चला। जयंत का फोन तो इसी एरिया में एक्टिव था, यहीं से उसने शिल्पा को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, और यहाँ से वो कहाँ गायब हो गया? हेलो साहब, एक खबर है। ठीक है, पहुँचते हैं आप। शिल्पा जी, डॉक्टर के हिसाब से अब आप हमारे सवालों के जवाब दे सकती हैं। तो अब ये बताइए कि भाग क्यों रही, और जिस आदमी को आपने टक्कर मारी, क्या आप उसे जानती हैं? सर, वो गलती से टक्कर लग गई, और मैं उसे नहीं जानती। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग गई। क्यों? क्योंकि सर, मुझे मेरी और मेरे बच्चे की जान का खतरा था। खतरा? किससे? सर, कई दिनों से कोई मुझ पर नजर रख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मैं नहीं जानती वो कौन है। उसका चेहरा भी ढका हुआ था। मैं आपके पास ही आ रही थी, लेकिन मेरे हाथों एक्सीडेंट हो गया, और मैं भाग निकली। फिर तो उस गाड़ी का नंबर, मॉडल या फिर कलर, कुछ डिटेल तो याद होगी आपको? सर, मुझे याद नहीं है। मैं बहुत घबराई हुई थी। अगर आपकी बात को सही मान भी लिया जाए, तो एक्सीडेंट के बाद आप भागी क्यों? सीधे पुलिस के पास आते और हम आपको प्रोटेक्शन देते। सर, बस मैं इतना जानती हूँ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, और मैं बस अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई। सवाल यह है कि कोई आपका पीछा कर क्यों रहा था, और आप हादसे की जगह से फरार भी हुई थी? सर, मैं बहुत डर गई थी। मुझे ये लगा कि कहीं उस एक्सीडेंट से उस बंदे की जान तो नहीं चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा पुलिस कस्टडी में पैदा हो, बस इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। अच्छा, एक बात बताइए,
आपके पति जयंत कहाँ गायब है? मैं नहीं जानती वो कहाँ है। ये फोटो देखिए, पहचानती है आप? नहीं, मैं नहीं पहचानती हूँ उसे। आकांक्षा नाम है इसका। 1 महीने पहले इसकी किडनैपिंग हुई थी और इसके किडनैपिंग केस में हमें जयंत और उसकी कार की तलाश है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका और जयंत का कुछ अफेयर चल रहा था और जैसे ही तुम्हें सच पता चला तुमने कुछ कर दिया उसे? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और मेरे पति भी ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे और अपने होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। यार बउआ, बहुत लड़ाई झगड़ा देख ली तुम अपने अम्मा बाबूजी का, लेकिन इसका मतलब ये ना समझना कि हम लोग तुमको प्यार नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं तुमको। क्या है ना बउआ कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुमको दुनिया का हर खुशी दें। बस डर लगता है कि कहीं ना दे पाए तो। तुम्हारे पति जयंत की गाड़ी यूज हुई आकांक्षा की किडनैपिंग में 20 मई को। 20 मई को? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जयंत तो 27 तारीख को गाड़ी घर लेकर आए। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, एक मिनट। सर, आकांक्षा की किडनैपिंग हुई थी 20 मई को और इन पेपर्स के मुताबिक जैन ने गाड़ी खरीदी थी 15 मई को, मतलब किडनैपिंग के 5 दिन पहले। शिल्पा जी, आपको पूरा यकीन है कि आप कुछ भूल नहीं रही हैं या फिर कुछ छुपा नहीं रही हैं और पूरा सच बता रही हैं हमें? सर, मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी? बल्कि मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज मेरे पति को ढूंढिए। सर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के पेपर्स के हिसाब से जयंत ने गाड़ी खरीदी थी 15 मई को, यानी कि आकांक्षा की किडनैपिंग से पहले। और शिल्पा का कहना है कि जयंत पहली बार घर गाड़ी लेकर आया था 12 दिन बाद, मतलब 27 मई को। और गाजियाबाद पुलिस ने जब आरटीओ और पुराने ओनर MC गुप्ता से बात की तो पता चला कि ये सारे पेपर्स फर्जी है, इस नाम का कोई नहीं है। इसका मतलब जयंत ने पहले ही गाड़ी खरीद ली थी या चुरा ली थी और शिल्पा से ये बात छुपाई और आकांक्षा की किडनैपिंग के बाद गाड़ी घर लेकर आए। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ब्लड और DNA टेस्ट के लिए गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। गाड़ी क्लीन है। उनका कहना है कि किसी ने स्पिरिट का इस्तेमाल करके पूरी गाड़ी का बहुत अच्छे से सफाई कर दी है ताकि कोई सबूत ना रह जाए। खुराना, शिल्पा की बात या तो पूरी तरह सच है या फिर बहुत अच्छी तरह सोची समझी गई कहा। क्या वाकई में कोई इसका पीछा कर रहा है? सर, मैंने उसके फोन रिकॉर्ड चेक किए। जिस वक्त जयंत गाजियाबाद से गायब हुआ उस वक्त शिल्पा दिल्ली में ही थी। हो सकता है कि ये सब जयंत का रचा हुआ ही खेल और शिल्पा इस सब से अंजाम। क्या पता शिल्पा पर हुए अटैक्स में भी जयंत का ही हाथ हो सकता है। सर, शिल्पा के हाथों अनजाने में एक्सीडेंट हुआ ये बात तो साफ हो गई, लेकिन इस केस ने पटना किडनैपिंग केस की तहकीकात को एक नया मोड़ दे दिया जिसमें जयंत और शिल्पा शक के घेरे में थे। खुराना, अगर शुरू से देखा जाए जयंत ने पहले गाड़ी खरीदी और आकांक्षा अभी भी गायब है। सर, ये जयंत खुद पटना से है और आकांक्षा भी पटना से ही है। हो ना हो, ये जयंत और आकांक्षा के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मुझे लग रहा है कि इस जुर्म की जड़ें पटना में कड़ी है। पटना पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हम पहुंचे। सर, क्या हुआ? फोन लगा का? नहीं माँ जी, फोन नहीं लग रहा है। सर, आकांक्षा के मिसिंग केस में एक बात तो हमें खटकी थी। वो किडनैप तो हुई थी 20 मई को, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 27 मई यानी 1 हफ्ते के बाद दर्ज कराई थी और उनका कहना यह था कि वो खुद उन्हें ढूंढ रहे थे। ये बड़ी अजीब बात। एक 24 साल की लड़की पूरे हफ्ते भर से गायब थी और पिता को कोई फिक्र ही नहीं। सर, एक तरफ आकांक्षा के पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट 1 हफ्ता लेट लिखवाई थी और दूसरी तरफ दिल्ली में जयंत गायब था शिल्पा के हिट एंड रन केस से पहले। इस हिट एंड रन केस ने खतरनाक खेल को बेनकाब किया। शिल्पा और आकांक्षा दोनों के केस में मुख्य किरदार है जयंत, लेकिन आकांक्षा के पिता ने ऐसा क्यों किया होगा? कौन है साहब ये? मैंने इन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। देखिए, हमें ऐसी जानकारी मिली है इनका आपकी बेटी आकांक्षा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। और वो कनेक्शन क्या है ये आप बताइए। सच बताएंगे तो शायद अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएंगे। दरअसल हमारी बिटिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा था सर। हमें लगा कि वो उस लड़के के साथ भाग गई। हमने बदनामी के डर से
पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं किया। किस लड़के के साथ चक्कर था? पक्का इन दोनों में से कोई नहीं था? नहीं साहब, हमने इन्हें कभी नहीं देखा। ठीक है, अब जा सकते हैं। नमस्ते साहब। सर, मुझे अब भी लगता है जयंत का इस आकांक्षा और शिल्पा के साथ दोहरा रिलेशन इस मामले की जड़ है। आराम से बैठ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो वही आदमी है, वो वही आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था। अरे रुको, कोई है? पकड़ो उसे। ए, रुक रुक। रुक, उधर नीचे रुक। वो तो बच के निकल गया, लेकिन उसकी घड़ी हमारे हाथ लगी है। क्या आप दोनों पहचानती हैं इस घड़ी को? ये घड़ी तो जयंत की है। सर, हाँ प्रणाम। दिल्ली से सब इंस्पेक्टर रेशमा का फोन आया था। शिल्पा ने जिस आदमी का जिक्र किया था वो हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। रेशमा ने उसे पकड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो भाग निकला। लेकिन छीना झपटी में उस आदमी की घड़ी रेशमा के हाथ लग गई और शिल्पा ने कंफर्म किया कि वो घड़ी जयंत की घड़ी है। जयंत की घड़ी? मतलब ये बात तो पक्की है कि शिल्पा ने हमसे सच कहा था, और ये भी हो सकता है कि वो हमलावर जयंत ही। एक टीम रेडी करो दिल्ली में उसे ट्रैक करने की। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर आइए। सर, ये आशा है, आकांक्षा के कॉलेज से। ये उस आदमी के बारे में जानती है जिसका उसके साथ में अफेयर था। क्या जानती है उसके बारे में? मैं उसके बॉयफ्रेंड से कहीं मिली तो नहीं हूँ, पर वो अक्सर हमसे बतियाती रहती थी उसके बारे में। और सर, वो अक्सर उससे मिलने ताजनगर जाया करती थी। एक टीम रेडी करो और सर्च के लिए। जी सर। पुलिस ने आकांक्षा की दोस्त आशा के दिए गए एड्रेस पर पूछताछ की और उनके हाथ आखिरकार कामयाबी लग ही गई। सर, ये यही घर है जहां आकांक्षा को अक्सर आते जाते देखा गया है। सर, लगता है कई दिनों से यहाँ कोई आया नहीं है। सारे रूम्स अच्छे से चेक करो। जी सर। सर यहाँ आइए सब। क्या? सर, किसी अजय नाम के बंदे ने यह घर रेंट पे लिया था। मकान मालिक का कहना है कि वो पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा था। जी सर, मैंने फोटो से मैच करके कंफर्म किया, ये लाश अजय की है। अजीब बात है, इस आकांक्षा का अफेयर जयंत के साथ चल रहा था या फिर इस अजय के साथ, या फिर हमें गुमराह किया जा रहा है? सर, ड्राइवर से मोबाइल मिला है बट डिस्चार्ज है। ओके सर। अजय के घर से पुलिस को फ्रिज में से अजय की लाश मिली। केस पेचीदा होता जा रहा था और इस केस में शामिल सभी लोग कभी शिकारी तो कभी खुद जुर्म का शिकार नजर आ रहे थे। देख बहुरिया, हमारे जयंतवा का बिटवा आया है। कितना प्यारा है। बेटा, तुम्हारे पापा ना बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब हम दोनों मिलकर उनका इंतजार करेंगे। बहुत जल्दी मिलने आएंगे वो अपनी बउआ से। पॉजिटिव है बिहारी बाबू, अब आप पापा बनने वाले हैं। कहा है ना बउआ कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि तुमको दुनिया का हर खुशी दें। सर, लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत आकांक्षा की किडनैपिंग के 1 हफ्ते के अंदर ही हो चुकी थी। पहले तो अटैकर ने उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा और फिर बॉडी को फ्रिज में रख दिया ताकि डिकम्पोजिशन की स्मेल ना आए किसी को। सर, जयंत के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जयंत और अजय के लोकेशन पटना से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अजय उस वक्त दानापुर में ही था जिस वक्त आकांक्षा की दानापुर से किडनैपिंग हुई थी। इसका मतलब आकांक्षा की किडनैपिंग में अजय का हाथ, जयंत का नहीं? सर, अजय के बारे में मैंने पूछताछ की थी। उसे अक्सर महंगी एसयूवी गाड़ी में लड़कियों को घुमाते हुए देखा गया है। हो सकता है आकांक्षा भी इसी श्रृंखला की कड़ी हो। लेकिन आकांक्षा की किडनैपिंग में जयंत का नाम आया और गाड़ी भी उसी की थी। जरूर अजय और जयंत के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है और इसीलिए जयंत गायब हुआ। सर, आकांक्षा भी तो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है एक को साथ मिलाकर दूसरे को रास्ते से हटा दिया। केस तो उलझते ही जा रहा है। पुलिस ने जयंत और अजय के बीच कनेक्शन ढूंढने के लिए पूछताछ शुरू की और आखिरकार उनके हाथ सफलता आ ही गई। सुनो,
यस मैडम। इन दोनों को देखो, इनको कहीं देखा है यहाँ पे? हाँ मैडम, इस आदमी को अक्सर इस गैरेज में आते जाते देखा है, लेकिन इस दूसरे को नहीं देखा। किसका है ये गैराज? राजेश, लेकिन एक हफ्ते से बंद है अभी। नंबर है इसका? हाँ नंबर है। तो सर, रेशमा ने बताया राजनगर में और पूछताछ करने के बाद किसी ने बताया कि 10 ब्लॉक के मार्केट के पास के गैराज में जयंत को 1-2 बार देखा गया। गैराज के मालिक का नाम है राजेश शर्मा। सर ये रही राजेश शर्मा की फोटो। सर जब मैंने जयंत के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए तो पता चला कि जयंत और राजेश के बीच अक्सर बातें होती थी। सर मैंने जब राजेश के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये गैराज राजेश का ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गैराज बंद है, ताला लगा है और राजेश को भी वहाँ नहीं देखा गया है। इसका मतलब कि शायद जयंत ने भी अपनी एसयूवी वहीं से ली होगी, लेकिन फिर किसी ने उसको वहाँ देखा क्यों नहीं? सर मैंने राजेश के वर्कर्स के बारे में पता किया, उनमें बिट्टू नाम का एक आदमी है जो राजेश के साथ ही लापता है। हेलो सर, हॉस्पिटल से फोन, हिट एंड रन विक्टिम को होश आ गया। हाँ उस्मान साहेब, बिट्टू सच बोलेगा कम पिटेगा, और हो सकता है हड्डियां भी कम टूटे। सब हम बताते सब बताते हैं। सब राजेश भैया के हम नौकरी करते थे, वो गाड़ियों का कारोबार करते हैं। कैसा कारोबार? कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी गाजियाबाद NCR बेचने के लिए। कौन बेचता था यहाँ से गाड़ियाँ? रितेश नाम का एक आदमी, राजेश भैया वहीं काम करते थे। वो दोनों बिजनेस पार्टनर है साहब। बाकी हम तो यहाँ पटना आते थे गाड़ी लेने, जो पैसा मिलता था उसका हम रितेश भैया को ट्रांसफर कर देते थे। जयंत को जानता है? हम किसी जयंत को नहीं जानते साहब। राजेश कहाँ है अभी? साहब हमको नहीं पता राजेश भैया कहाँ है। रितेश का घर मालूम है? साहब जी रितेश, आप? पुलिस। पूरे करके तलाशी लो। ओके सर। आकांक्षा? आकांक्षा की किडनैपिंग क्यों की थी तूने? और जैन के साथ क्या क्या? सर मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है सर। वो आकांक्षा तो खुद चल के मेरे पास आई थी। जैन को तो मैं जानता भी नहीं हूँ सर। मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ। अजय का लाइफस्टाइल देखकर मुझे लालच आ गया था। सर वो रोज नई महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। इसलिए मैंने उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया और भागने की चाह में। लेकिन सर बाद में मुझे पता चला उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, वो अमीरी का ढोंग करता था। जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमता था वो सारी गाड़ियाँ रितेश की थी। तो तुमने उसे मार डाला? सर हमारे बीच रोज झगड़े होने लगे थे। तुम जैसी लड़कियां दीवार पे बैठे उस बिल्ली की तरह होती है, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। और तुमने हमें धोखा कैसे? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। छोड़। और सीधा भागकर रितेश के पास गए, लेकिन रितेश ने भी मेरा यूज किया। ये ले। सिर्फ इसी उम्मीद में कि मैं एक ना एक दिन उसे अपना लूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम जैसा कहोगे जो कहोगे वो मैं करूंगी, बस तुम मुझे कभी छोड़ना मत। जैन से क्या कनेक्शन है तुम्हारे? सर मैं किसी जयंत को नहीं जानती। बिट्टू ने हमें सब बता दिया। राजेश के साथ तेरा क्या कनेक्शन था हमें सब पता चल चुका है। सर मैं एक सेकेंड हैंड कार डीलर हूँ सर। राजेश मुझसे गाड़ियाँ लेता है और सेल के बाद वो पैसे पहुंचा देता है। धंधा है। और ये धंधा कितना गंदा है वो भी हम पता लगा ही लेंगे। हम जानते थे कि तू शिल्पा को अकेले देखकर उस पर हमला जरूर करेगा, इसलिए तुझे बिल से निकालने के लिए हमें शिल्पा की मदद लेनी पड़ी। ले जाओ इसे। सब मेरी बात सुने। सब मेरी। शिल्पा जी, कानून की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी सजा कम से कम। मम्मी बउआ को बहुत प्यार देना। शुरू
हो जा, नहीं तो दूंगा। सब बताता हूँ साहब। बोल। साहब ये सारा खेल चोरी की गाड़ियों का है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये गाड़ियाँ चोरी की जाती है और उसके बाद फ़ौरन उसको स्टेट के बॉर्डर पे बने गैरेज में भेज दिया जाता है। जब एक बार गाड़ी गैरेज में आ जाती है तो फिर मुश्किल से 2-3 घंटे में ही उसका पेंट, चेचिस नंबर, इंजन नंबर सब कुछ बदल दिया जाता है। ऐसी चोरियाँ बहुत प्लानिंग के साथ की जाती है। कंप्यूटर एक्सपर्ट की मदद से नकली डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। एक बार ये सब हो जाने के बाद कोई गाड़ी नहीं पहचान पाता, फिर हमारे जैसे डीलर के पास वो गाड़ी भेज दी जाती है जहाँ भोले भाले लोगों को फंसा के बेच देते। जयंत को भी तूने ऐसे बेवकूफ़ बनाया ना? हाँ, क्या क्या उसके साथ? तो शिल्पा के पीछे क्यों पड़ा था इतने दिनों से? चल बोल। साहब जयंत मेरे पास खुद आया था 12 मई को एक सेकेंड हैंड गाड़ी ढूंढते हुए। मुझे पता था कि एक सफ़ेद SUV आने वाली है, तो मैंने ऐसे वो फ़ोटो दिखा के फंसा लिया। मैंने जयंत को बेवकूफ़ बना के वो गाड़ी उससे बेच दी। लेकिन साहब मुझे क्या पता था कि वो गाड़ी की हेडलाइट तोड़ बैठेगा और इंश्योरेंस क्लेम करना चाहेगा। जब उसने इंश्योरेंस कंपनी में फ़ोन किया तो हमारे नकली डॉक्यूमेंट का राज खुल गया। साहब वो गुस्से में मेरे गैरेज पे आया, पुलिस की धमकी देने लगा, पैसे मांग रहा था। साहब मैं पैसे उसे दे देता, लेकिन मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था उस पर कि वो पैसे लेने के बाद भी पुलिस के पास नहीं जाएगा। उसी रात मैंने जयंत की बॉडी यहीं पास के एक सुनसान एरिया में गाड़ दिया। घड़ी उसकी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने वो रख ली। शिल्पा को भी मारना चाहता था क्योंकि मुझे शक था कि जयंत ने अपने पति को सब कुछ बताया होगा। और कौन कौन शामिल है तेरे प्लान में? वो रितेश था, बिट्टू जो मेरे गैरेज में काम करता है। सर मजबूरी में शुरू किया हुआ धंधा इतना बढ़ गया था ना कि चोरी की हर दूसरी चोरी की गाड़ी मेरे जरिए बिकती थी। इतना पैसा था ना सर कि मैं अपने आप को चाह के भी रोक नहीं पाया सर। लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी सर। रितेश अभी आदत तुझे बदलनी होगी, क्योंकि जेल में तेरी लाइफस्टाइल क्या होगी वो हम डिसाइड करेंगे। शिल्पा अपने बेटे के लिए एक बेहतरीन जिंदगी चाहती थी और जयंत भी अपने बेटे के भविष्य को लेकर फिक्रमंद था। लेकिन अगर पति पत्नी ने मिलकर एक दूसरे को भरोसे में लेकर सूझबूझ के साथ कदम उठाए होते तो उनका यह अंजाम ना होता। आकांक्षा ने भी एक बेहतर जिंदगी के सपने देखे, उनके लिए समझौते भी किए, लेकिन गलत सोच के साथ गलत राह पर चलकर कभी खुशहाली नहीं मिलती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।